कैसे हैं? आज ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेंगे। 2-3 ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मैं अपनी बात कहूँ इससे पहले मार्टिन लूथर का एक कथन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन का अंत उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है जब वह गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साध लेता है। मैंने एक संवाद किया जिसमें मैंने सरकार से कुछ प्रश्न किए, तो मेरे कुछ मित्र हैं जिनको उसमें किसी पार्टी विरोध की बात नजर आई। तो सबसे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का, कम से कम 2 मिनट का मौन धारण करें। ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनको सद्बुद्धि दें, क्योंकि हम किससे प्रश्न करेंगे? प्रश्न तो हम सरकार से करेंगे, विपक्ष से तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने ही नेताओं का जवाब देने में समर्थ है। या आज की वर्तमान परिस्थिति के लिए पूरी तरह से हम नेहरू को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते ना। मैंने कुछ बातें की और मुझे ये विश्वास भी है और ये मुझे पता भी है कि ऐसे लोग जो ये बात कहते हैं उनको भी पता है कि वो ये बात गलत कह रहे हैं। क्योंकि जो वर्तमान परिवेश में, पहली चीज़ मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई पार्टी या कोई व्यक्ति पूरी तरह से गलत है, या मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से अच्छा है, क्योंकि जो अगर उसमें कमियां और अच्छाइयां दोनों का समावेश नहीं है ना, तो वो ईश्वर का अवतार है और वो इस नर्कलोक पे नहीं रहेगा। मैंने कुछ बातें की और मुझे जहां तक लगता है कि मेरी बातों से आप सहमत हैं, मगर वो आपकी अंधभक्ति है जो आपको इस चीज पर विवश करती है कि आप मेरी उन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मुझे आपके हालात बस उस पाइल्स की तरह लगते हैं जो आपको पीड़ा तो दे सकते हैं, मगर आप में इतनी क्षमता नहीं है, आप वो साहस नहीं कर पा रहे हैं कि उस दर्द, उस पीड़ा का अपने मुख से बयां कर सकें। किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी पार्टी के प्रति इतनी भी ज्यादा अंधभक्ति नहीं करिए कि जिससे कि उसके कुछ गलत कर देने पर जवाबदेही आपकी हो जाए। कुछ भगवान राम से सीख लीजिए। माता सीता के बारे में जब नगरवासियों ने ऐसी अपमानजनक बात कही, भगवान राम चाहते तो आज के परिवेश के हिसाब से वो भी उनसे कहते कि तुमको सजा देंगे, और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको गाड़ी में बैठाया जाता, किसी गड्ढे में गाड़ी पलटती और उनका एनकाउंटर हो सकता था। लेकिन नहीं, उनके पास ये धैर्य और ये साहस था कि उनके खिलाफ होने वाली किसी बात को वो स्वीकार करते थे और उसको संतुष्ट करने का भी प्रयास करते थे। लेकिन नहीं, मैं 2014 के बाद जो मुझे सबसे विचित्र विडंबना लगी वो यही कि आज की डेट में आप जो अगर किसी पार्टी या व्यक्ति के विरोध में बात कर दें, और मैं समझ रहे होंगे आप मैं किस पार्टी या व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं, तो आप नक्सलवादी हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं, एंटी हिंदू हो जाते हैं। तो इन चीजों पर आप विचार करिए। मेरी खास जो विनती है वो युवा वर्ग से। 2 तरह के युवा आज के इस परिवेश में हैं। 90% वो जो अपना किसी रोजगार या अध्ययन क्या किसी न किसी चीज से जुड़े हुए हैं। 10% में हमारे और आपके सबसे प्रिय युवा नेता। मतलब बहुत विचित्र विडंबना है, कोई पात्रता नहीं है। इसके लिए आपके पास 1000 रुपए, उससे भी कम हो चल जाएंगे, क्योंकि आपको एक कुर्ता पैजामा, गमछा, मोबाइल में रिचार्ज, व्हाट्सएप के 2-3-4 राजनीतिक संगठन वाले ग्रुपों का एडमिन होना अनिवार्य है। कोई पता नहीं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि संस्कृत भाषा में कहा गया है नयति इति नेता, जो समाज को आगे ले जाए। और आप युवा हैं, आपसे हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि आप हमारे मुद्दों को और भी प्रखरता के साथ आगे ले जा सकते हैं।
लेकिन नहीं, मोदी मोदी, राहुल राहुल, इन चीज़ों से नहीं। आप आत्मचिंतन करिए। मेरी बात का आप अन्यथा में लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आत्मचिंतन करिए कि क्या जो मैं बात कह रहा हूँ वो पूर्णतः गलत है या सही है। मैंने कुछ बातें कही, मैं अभी भी कहता हूँ, भारत की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी स्टाफ सर्विस कमीशन 2017 से ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहा है, 2018 में एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर पा रहा है, 2019 का प्री का एग्ज़ाम करा के अभी बैठा हुआ है, 2020 का नोटिफिकेशन नहीं निकाल पा रहा है। दूसरी तरफ मैं रेलवे बोर्ड की बात करूं तो 2018 में आई वैकेंसी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट नहीं डिक्लेयर कर पा रहा है। किसान की मैं बात करूं तो अच्छी उत्पादकता के लिए सबसे ज़रूरी है उर्वरक। आज किसान के पास उर्वरक की कमी है, उर्वरक की उपलब्धता ही नहीं। लेकिन नहीं, आप मुद्दे उठाते जाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि पार्टी विशेष में पूरी तरह से कमियां हैं। मैं जो अगर गिनाने पे आ जाऊं तो मैं गिना नहीं सकता, इतनी ने अच्छाइयाँ किया हैं। मैं एक दो की मैं ज़रूर बात करूंगा। जैसे 370 का हटना, मैं क्या, मेरी आने वाली पीढ़ियां इसके लिए आभारी रहेंगी। आपने ट्रिपल तलाक हटाया, बहुत अच्छा। मतलब आपका जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसकी जो झलक थी उससे ही परिलक्षित हो जाती है। मगर आपको चीजें स्वीकार करना पड़ेगा। एक और मुद्दा जो मुझे बहुत कष्ट देता है, हम कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, जॉब के लिए कोई भी अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहली एलिजिबिलिटी उम्र के बाद एजुकेशन होती है। मगर दुर्भाग्य देखिए कि किसी भी एमपी, एमएलए या किसी भी कैंडिडेट के लिए उम्र की तो बाध्यता है, मगर एजुकेशन की कोई बाध्यता नहीं है। हम युवाओं के स्किल की बात करते हैं। अब तो कर्मयोगी योजना हाल ही में लॉन्च हुई, जिसमें हमने जो सिविल सर्विस एम्प्लॉय हैं उनको भी हम स्किल देने की बात करते हैं। मगर मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि क्या कोई ऐसी भी नीति या कोई ऐसी भी योजना है जिसमें हम एमपी, एमएलए या ऐसे लोगों के बारे में भी कोई स्किल की बात कर पाएँ, उनकी भी कोई मिनिमम मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम एक्चुअल में हमने एक परिवेश ऐसा बना लिया है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ऐसी मानसिकता को अपने आप से दूर करें और जो कोई भी मिले उसको समझाइए। मैं किसी पार्टी विशेष की बात, जो अगर आपको मेरी बातों से किसी में पार्टी विशेष का समर्थन कर रहा हूं तो आप निश्चिंत रहिए। पहली चीज तो इतनी जल्दी सत्ता में आने वाले नहीं। जो अगर वो सत्ता में आते हैं तो आप जो अगर 50 गालियां देंगे तो मैं 500 गालियां दूंगा, क्योंकि उसमें तो मैंने पीएचडी पहले ही कर रखी है। तो आप निश्चिंत रखिए। तो बस यही कुछ मुद्दे थे जिस पर मुझे बात करनी थी। और मैं एक बात और कहूँगा, आज जो परिवेश है उसमें केवल पढ़ना ही नहीं है, आपको लड़ना भी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। हालात क्या हैं इसकी जानकारी आप सोशल मीडिया से ले सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप न्यूज़ चैनलों से ले लीजिए, क्योंकि वहाँ तो नौकरियों से ज़्यादा मुद्दा रिया का चला हुआ है। मतलब नौकरियां नहीं, रिया केवल वहाँ पर चर्चा का विषय बनकर रह गई। तो मैं आपसे कहूँगा, ये जो युवा साथियों ने जो एक आंदोलन छेड़ा है, आज की मैं बात करूं तो आज शाम को 5 बजे कम से कम 5 मिनट जो ये थालियां, जो मोदी जी ने थाली पीटने का एक वादा किया था, वो थाली पीटना है आपको। और जो सत्ता के नशे में मदान नेता हैं उन तक अपनी आवाज पहुंचानी है। और आप मेरी बातों से सहमत होइए, मैं ये विनती करता हूं। नहीं तो वो समय दूर नहीं जब एक
जन आंदोलन इस बात के लिए होगा कि ऐसी मानसिकता जिनको हर एक चीज में पार्टी की बात लगती है, पार्टी विरोध की बात लगती है, एक आंदोलन उनके लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है मानसिक रूप से वो भी अल्प पिछड़े वर्ग में हैं, उनको भी आरक्षण की मांग करनी पड़ेगी। तो मेरा विनम्र निवेदन है, इस पर आप विचार करिए। हर बात को आप पार्टी स्तर से जोड़ रहे हैं। मैंने हाल ही में अपने एक साथी मित्र से कहा कि अब की बार बहुत गर्मी हुई है। उनका उत्तर देखिए, उनका उत्तर था, क्या कांग्रेस के टाइम में नहीं थी? आप हर बात को आप पार्टी स्तर से जोड़ रहे हैं। तो इन चीजों को आप कम करिए, मुद्दों को उठाइए। मुझे विश्वास है कि आपको पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि एक्सप्रेस भले ना करें, लेकिन आप मेरी इन बातों से सहमत जरूर होंगे। और हाँ, मुझे पता है कि मैं किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से नहीं बोल रहा हूं कि जिससे बहुत बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा, बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। मैंने बचपन में एक चीज़ पढ़ी थी और वही एक मोटिवेशन है जिसने मुझे ये साहस दिया कि मैं आप तक ये बात पहुंचा सकूं। और मैं मिश्रा जी का बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरा इस बात में सहयोग किया और मुझे ये मंच दिया कि जिससे मैं अपनी बात रख सकूं। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तब एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। जय हिंद।